Hello students and welcome back to yet another session for the ongoing topic amalgamation of companies. स्टूडेंट्स हमने अभी तक के क्लासेस में जो amalgamation के बेसिक्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में हमने अभी तक अकाउंटिंग भी समझ लिया है कि किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज आपको बनानी पड़ेंगी इन द बुक्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी दैट इज द ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी में एंट्रीज बनाने के लिए सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी होती है कि अमेल्गमेशन का टाइप क्या है। अमेल्गमेशन का टाइप मर्जर के नेचर का है या अमेल्गमेशन का टाइप परचेज के नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज में थोड़ा बहुत वेरिएशन यहां पे किया जाता है। और आज हम प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन के थ्रू इन सब बातों को समझने वाले हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज के आज ही हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे, बट डेफिनेटली हम दोनों में से कोई सा भी एक टाइप कवर करेंगे और आपको समझाएंगे ये पूरी की पूरी बात कि किस तरह से एंट्रीज बनाई जाती हैं। नोट्स आपके सामने होने चाहिए, अपन नोट्स को देखते हुए एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आपको ये समझ में आए कि हमें इसके अलावा कोई और एंट्रीज बनाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यानी कि अगर आप मेरे साथ में अपनी कॉपीज ओपन करेंगे बच्चों, तो आपको मैंने एक बात समझाई थी कि यहाँ पे बड़ी लिमिटेड एंट्रीज हैं। जरा देखिए, हमने यहाँ पे कुल मिलाकर आपको 8 एंट्री समझाई है। ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में हमने 8 एंट्रीज यहाँ पे लिखी हैं एंड इन 8 एंट्री के अलावा कोई भी 9th न्यू एंट्री आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। दीज आर दी फुल एंड फाइनल एंट्रीज। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर ऑल ऑफ यू। टेक आउट द क्वेश्चन, लेट अस रीड इट। Following were the summarized balance sheet of P Limited and V Limited as at 31st March 2015. इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है बच्चों, P लिमिटेड का 15,000, V लिमिटेड का 6,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम ओनली फॉर P लिमिटेड 3,000। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, देखो एक अजीब सा रिजर्व हमें यहाँ पे दिख रहा है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। ऐसा कभी रिजर्व हमने पहले देखा नहीं है। ठीक है, P में है नील और V में है 310। जनरल रिजर्व 9500 3200। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2870 825। 12% डिवेंचर्स, ट्रेड पेबल्स एंड प्रोविजंस। उसके अलावा एसेट में है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स, फर्नीचर, फिटिंग, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। बच्चों ये है आपके लिए एक फिक्टिशियस एसेट। इट इज नॉट प्रैक्टिकली एनी एसेट, बट ये एसेट साइड में डिस्क्लोज किया गया है। इट इज एन फिक्टिशियस एसेट। ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड वर P लिमिटेड एक्सेप्टेंसेस। अब ये वाली बात मैं आपको आगे फिर समझाऊंगा बाद में। ऑन 1 April 15 P लिमिटेड टुक ओवर V लिमिटेड इन एन एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एमैल्गमेशन जो है वो मर्जर के नेचर का है। तो अगर हमने हमारे नोट्स को देखेंगे तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में एंट्रीज मेंशन्ड है उसको फॉलो करना होगा। ठीक बात है। तो यहाँ पे कौन कौन सी एंट्रीज बनेगी? इनफैक्ट यहाँ पे आपको 8 एंट्रीज नहीं बनानी, आपको ओनली 7 एंट्रीज बनानी है। बिकॉज जो एंट्री नंबर 8 था स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का, दैट इज मेड ओनली व्हेन अमेल्गमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। बट अगर मर्जर के नेचर का है तो एंट्री नंबर 8 आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है। उसके अलावा आप आगे देखिए क्या लिखा है। इट वॉज एग्रीड दैट इन डिस्चार्ज ऑफ कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस P लिमिटेड वुड अलॉट 3 fully paid equity shares of ₹10 each at par for every 2 shares in V limited। क्लियर कट मेंशन करा गया है कि जो P लिमिटेड है वो V लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को उनके हर एक 2 शेयर के बदले खुद की कंपनी के 3 शेयर्स मिलेंगे और फुल्ली पेड वैल्यू पे मिलेंगे, पार वैल्यू पे मिलेंगे। क्या आप यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए नेट पेमेंट मेथड का यूज कर पाएंगे? यस बच्चों, आप यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पेमेंट कौन से फॉर्मेट में हुआ है, पेमेंट किसको करा गया है, एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड। आगे देखें, 12% डिबेंचर्स इन V लिमिटेड वुड बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर्स इन P लिमिटेड ऑफ द सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन। कहते हैं कि जो V लिमिटेड के 12% डिबेंचर्स है उसको P के डिबेंचर्स में कन्वर्ट करना है, यानी जो पेमेंट है वो डिबेंचर्स के फॉर्म में करा जाएगा, डिबेंचर इन एक्सचेंज ऑफ डिबेंचर्स। आगे हमें कुछ डिटेल्स गिवन है ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड पेबल का। बच्चों हमें मालूम है ट्रेड रिसीवेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, इट इज डेटर्स एंड BR। तो ट्रेड रिसीवेबल में कितना कंपोनेंट, जो कितना कॉम्पोजिशन डेटर्स का है, BR का है, वो गिवन है। उसके अलावा ट्रेड पेबल में भी कितना कॉम्पोजिशन BP का और क्रेडिटर्स का है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है।
एक्सपेंस ऑफ एमेलगमेशन अमाउंटिंग टू ₹1 लाख वर बोर्न बाय पी लिमिटेड। पी ने खर्चा बियर करा है एमेलगमेशन का 1 लाख का, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हुम, ऑन बिहाफ ऑफ वी लिमिटेड। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। हमें पी का बैलेंस शीट भी क्रिएट करना है मर्जर के बाद में, ठीक है, और साथ में क्या अज्यूम करना है, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ वी लिमिटेड कंपनी इज नॉट ट्रांसफर टू पी लिमिटेड। बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है ना उसको हमें ट्रांसफर नहीं करना है। अब आप बोलेंगे सर मर्जर के नेचर में आपने हमें एक बात समझाई थी कि सारे एसेट टेक ओवर करने हैं, सभी तरह की लाइबिलिटीज टेक ओवर करनी है और रिजर्व्स भी टेक ओवर करने हैं, तो कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर प्रैक्टिकली रिजर्व में से एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो रिजर्व एंड सरप्लस का सरप्लस वाला पोर्शन है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर सकते हैं। और ये बात आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी होंगी कि कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या है, एक एक्सपेंस है, उसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देना चाहिए इन द ईयर ऑफ इशू इटसेल्फ। बट यहां पे आपको कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स गिवन है, कोई बात नहीं, हमने इसको राइट ऑफ नहीं करा, तो राइट ऑफ नहीं करा तो अब भी राइट ऑफ कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ने एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स टेक ओवर नहीं करना है। तो क्या ये मर्जर का नेचर नहीं हुआ? क्योंकि सर आपने हमको समझाया था कि मर्जर के नेचर में शेयर कैपिटल के अलावा सब कुछ टेक ओवर होता है, सारे के सारे रिजर्व्स, सारे के सारे एसेट, सारे के सारी लाइबिलिटीज, फिर ये टेक ओवर क्यों नहीं हुआ? बच्चों ये टेक ओवर नहीं हुआ तो आप ये ना समझें कि मर्जर का नेचर नहीं परचेज का नेचर हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन्ड है कि अमेलगमेशन यहाँ पे नेचर ऑफ मर्जर का ही मानते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट cost of issue of debenture has not been taken over, it should be still assumed as amalgamation in the nature of merger। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना जरूरी होता है। ऑलराइट, तो बच्चों हमें यहाँ पे बनानी है एंट्रीज, हमें यहाँ पे क्रिएट करना है बैलेंस शीट, और साथ में हमें परचेज कंसिडरेशन भी निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों मेरे साथ अब बनाएंगे फॉर्मेट अपनी कॉपी में फटाफट से। फॉर क्वेश्चन नंबर 9, जर्नल ऑफ, कंपनी का नाम लिखना मत भूलना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल ऑफ पी लिमिटेड, दैट इज माय परचेजिंग कंपनी और द ट्रांसफरी कंपनी, जर्नल ऑफ पी लिमिटेड। एटलीस्ट आप 2 पेजेस का फॉर्मेट जो है वो ड्रॉ करेंगे। कम से कम 2 पेज का फॉर्मेट सबको बनाना है। एट मैक्सिमम 7 एंट्रीज बनानी पड़ सकती हैं, ऑल्दो यहाँ पे पूरी 7 नहीं बनेगी, बट मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं कि मैक्सिमम 7 बन सकती हैं। और इसके बाद में हम बनाएंगे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी। मैं प्रैक्टिकली आपको सारी की सारी बातें इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एज ऑन द टेक ओवर इज ऑन 1 April 15, एज ऑन 1 April 2015। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है हमें वो यूज करना है while preparing the balance sheet, and you all are aware about that format, किस तरह से बनाया जाता है। इसी के साथ हमें कुछ नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो भी बैलेंस शीट में पॉइंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके लिए अपन पहले से यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं।
सबसे पहले मेन हेडिंग आएगा हमारे पास में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसका फर्स्ट हेडिंग रहने वाला है शेयर होल्डर फंड्स का। इसका फर्स्ट हेडिंग रहेगा शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में पहला पॉइंट आ जाएगा शेयर कैपिटल का। सेकंड पॉइंट बच्चों यहां पे आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो शेयर कैपिटल के लिए मैंने मार्क कर दिया नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए मार्क करा है नोट नंबर 2। सेकेंड मेन हेडिंग वैसे तो होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बट आपको मालूम है कि वो चीज यहाँ पे है नहीं, तो मैंने उसकी जगह पर ओपन कर दिया है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज। अब आप देखें जो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट गिवन है उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें हैं, जस्ट चेक। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या है, देयर इज ओनली एंड ओनली 12% डिबेंचर्स, नथिंग एल्स। तो 12% debentures are a part of what? They are a part of long-term borrowings. 12% debentures are a part of long-term borrowings. ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आएगा करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज के लिए वी हैव ट्रेड पेबल्स, एंड अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स भी हैं और बिल्स पेबल भी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन गिवन था। इसके लिए हम प्रिपेयर कर लेंगे फोर्थ नोट। और उसके अलावा है प्रोविजंस। तो प्रोविजंस के लिए हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं करंट लायबिलिटीज में हेडिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आई एम अज्यूमिंग कि ये जो प्रोविजंस हैं वो शॉर्ट टर्म नेचर के हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ओपन कर लिया है इन नोट नंबर 5। दिस इज द फाइनल लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज दैट वी हैव। तो यहाँ पे लग जाएगा इसका टोटल। ठीक है बच्चों, सही चीज यही है कि सबसे पहले आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रखें, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होती है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेट बाद में बनाते हैं। मैं आपको प्रेफरेंस यही दूंगा कि आप फॉर्मेट पहले से बनाएं। ठीक है, जिससे आपको आगे पूरा जो प्लानिंग है वो क्वेश्चन की समझ में आए कि हमें क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीज़ों के नोट्स का प्रेजेंटेशन करना है, ये चीज़ें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। तो एसेट के अंदर पहला हेडिंग आता है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, एसेट्स में पहला हेडिंग आता है नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स की जो हेडिंग नंबर 1 है दैट इज माय प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास कोई भी इनटेंजिबल एसेट नहीं है, देयर आर ओनली टेंजिबल एसेट्स। सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा टेंजिबल एसेट्स, और यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स के अलावा कोई और एसेट है भी नहीं। दिस बिकम्स माय नोट नंबर 6। एंड इनफैक्ट यहाँ पे कोई और नॉन करंट एसेट है भी नहीं, बाकी सारे के सारे एसेट जो है वो करंट एसेट्स हैं, जैसे कि इन्वेंट्री आप देख सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक। तो नेक्स्ट हमारे लिए यहाँ पे आएगा करंट एसेट्स। अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट्स वी हैव इन्वेंट्री which will go into note number 7. After inventory we have trade receivables, it will be shown as note number 8. At last we have cash and cash
इक्विवेलेंट्स एज नोट नंबर 9, और इतने ही आइटम्स यहाँ पे आएंगे। सो फाइनली हम यहाँ पे निकाल देंगे टोटल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो बैलेंस शीट है वो बनकर आने वाला है बिल्कुल एंड में। जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह का जो हमारा बैलेंस शीट है दिख जाएगा, और हमें अब फिगर्स को फिल करना बाकी रहेगा बैलेंस शीट के अंदर। डेफिनेटली इसके अलावा आपको यहाँ पे जो नोट्स अब प्रिपेयर करने पड़ेंगे, चिंता ना करें, अभी मैं इसके लिए भी शो कर देता हूँ यहाँ पे। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए अगर किसी ने कॉपी नहीं कराए। नोट्स वैसे तो बच्चों हम लोग जर्नल बनाए बगैर भी डायरेक्टली बैलेंस शीट बना सकते हैं, बट क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ही बनाएंगे बैलेंस शीट को। सबसे पहले बनाएंगे जर्नल और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट, बट आपको ऐसी प्रैक्टिस भी करनी है कि जहाँ पे आप जर्नल के बिना भी बैलेंस शीट बना पाएं, बिकॉज बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने के लिए का ही पूछ लेते हैं हमसे। ठीक है ना? तो ये नोट्स कितने पेज के आएंगे? लगभग आप 2 पेज नोट्स के लिए भी छोड़ेंगे। कितना कितना स्पेस छोड़ना है इसका आइडिया आपको धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा। तो आप 2 पेज अभी छोड़ दीजिए, यानी अगर देखा जाए तो हमने जर्नल के लिए 2 पेज यहाँ पे छोड़ा है, उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाया 1 पेज के अंदर, और फिर 2 पेज के हमारे नोट्स आने वाले हैं, और इसके बाद आएगा हमारा वर्किंग नोट, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वर्किंग नोट, यहां पे आपको शो करना होगा परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन। परचेज कंसिडरेशन, तो बच्चों परचेज कंसिडरेशन को निकालने के लिए हम यहाँ पे कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग द नेट पेमेंट मेथड, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट है शेयर होल्डर्स को कितने रेशो में करा गया है वो अवेलेबल है, कितने अमाउंट में करा गया है वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करा जाएगा, और कैसे करा जाएगा वो गिवन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑफ, किस कंपनी के शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा? जो कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रही है, दैट इज वी लिमिटेड। सो पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑफ वी लिमिटेड। अब जरा आप बताएं कि वी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को पेमेंट कौन से फॉर्म में करा गया है? दे हैव बीन पेड इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ विच कंपनी? ऑफ पी लिमिटेड। और वैसे भी अगर आपको याद हो बच्चों, तो मर्जर के नेचर में इट इज कंपल्सरी टू पे इन इक्विटी शेयर्स ओनली, बिकॉज वी वांट दैट कि जो पुरानी कंपनी के 90% शेयर होल्डर्स हैं वो न्यू कंपनी के भी शेयर होल्डर्स एग्जिस्ट करें। तो उसके लिए जरूरी है कि जो पेमेंट है वो कौन से फॉर्मेट में हो जाए? इक्विटी शेयर्स के फॉर्मेट में हो जाए। तो सर आप ध्यान दीजिए, पेमेंट करने के लिए पुरानी कंपनी के पास में कितने शेयर्स थे? पुरानी कंपनी के शेयर कैपिटल रुपीज इन लैक्स में गिवन है, दैट इज हाउ मच? 6000 लैक्स। तो मैं भी एक काम कर लेता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं परचेज कंसिडरेशन, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कितने शेयर्स हैं पुरानी कंपनी के? पुरानी कंपनी के पास 6000 लाख की कैपिटल है और 10 रुपीज का शेयर है, तो कितने शेयर्स हो गए? 600 लाख शेयर्स हो गए। पुरानी कंपनी के जो शेयर्स हैं दे आर 600 लैक्स। नई कंपनी जो पी लिमिटेड बनेगी वी को मर्ज करने के बाद में, तो ये जो पी लिमिटेड है वो कितने कितने शेयर इशू करेगी? पी लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू इशू हाउ मेनी शेयर्स? 3 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स। उनके हर 2 शेयर के बदले खुद के 3 शेयर इशू होंगे और 1 शेयर 10 रुपीज पे इशू होगा। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि 600 इंटू 3
डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ₹10। हाँ जी बताएं। उनके 600 शेयर्स, 600 लाख शेयर्स, 2 शेयर के बदले 3 शेयर, तो 600 शेयर्स के दो शेयर्स के लॉट कितने बनेंगे? 300 लॉट्स। 300 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 900। 900 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 9000 लैक्स, यानी परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ चुका है 9000 लैक्स। दस परचेज कंसिडरेशन इज ₹9,000 लैक्स। और आप समझ सकते हैं कि ये जो 9,000 लैक्स का परचेज कंसिडरेशन है दैट इज कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इक्विटी शेयर्स ओनली, नथिंग एल्स। ठीक है, ये जो परचेज कंसिडरेशन है 9,000 लाख रुपीस का, इट हैज बीन पेड ऑफ और इट हैज बीन डिस्चार्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देख लीजिए एक बार परचेज कंसिडरेशन का पॉइंट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट इसमें? ओके देन। अब हमें यहाँ पे एंट्रीज क्रिएट करनी है और एंट्रीज क्रिएट करने के लिए आप हमारे नोट्स पे भी ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या बनता है मर्जर के केस में? बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट डेबिट टू द लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। ये एंट्री अपन क्यों बना रहे हैं? दिस एंट्री इज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ऑल्दो मैंने आपको ये बात भी समझाई थी कि बहुत सारे मॉड्यूल्स या जनरली आप अगर मॉड्यूल्स को रेफर करेंगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस मर्ज की जगह पर हो सकता है बिजनेस परचेज ही मिल जाए। तो ऐसा मत समझे कि गलत है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यू कैन यूज बिजनेस मर्ज ऑल्सो, यू कैन यूज बिजनेस परचेज एज वेल। ठीक है ना, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री क्रिएट कर रहे हैं फॉर रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। एंट्री ए इज बिजनेस merged account debit, business merged account debit। मैं ऊपर भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं that rupees are in lakhs, rupees are in lakhs। so business merged account debit to liquidator of V limited। बच्चों ये एंट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम V लिमिटेड का बिजनेस खरीद रहे हैं 9,000 लैक्स में और 9,000 लैक्स का पेमेंट ड्यू हो चुका है। ये पेमेंट किसको करना पड़ेगा? जो वी लिमिटेड की कंपनी के बिजनेस को खत्म कर रहा है, शट डाउन कर रहा है, उसकी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है। तो जो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म करने वाला ऑफिशियल पर्सन है उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा कितना? 9,000 लैक्स का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेज कंसिडरेशन ड्यू, परचेज कंसिडरेशन ड्यू, यानी कि जो बिजनेस पी लिमिटेड खरीदना चाहता है वी लिमिटेड से, उसकी कीमत कितनी डिसाइड कर दी गई है? 9,000 लैक्स। तो वी लिमिटेड 9,000 लैक्स के बदले अपना बिजनेस पी को बेच देगा, तो पी को ये पैसा देना है। ठीक है, अब जरा सोचिए पी को इस बिजनेस की डील के बदले क्या क्या मिलेगा? पी को यहाँ पे इस बिजनेस की डील के बदले वी के काफी सारे एसेट्स मिलेंगे, काफी सारी लायबिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, तो कौन कौन से एसेट मिलेंगे? सभी तरह के एसेट्स मिलेंगे जो यहाँ पे गिवन है। देखिए कौन कौन से एसेट्स हैं हमारे पास में। वी हैव द एसेट्स इन द नेम ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इन द नेम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर हमारे पास डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है। ठीक है, ये सारे के सारे एसेट्स हमको मिलेंगे। ऑल्दो अगर आप देखें तो लैंड बिल्डिंग वी के पास में नहीं है, तो हम यहाँ पे सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो टेक ओवर कर रहे हैं। अगर आप हमारा एंट्री नंबर 2 देखेंगे जो आपको नोट्स में लिखवाया गया था, तो हम यहाँ पे बिजनेस के टेक ओवर की एंट्री बना रहे हैं। पहले हमने क्या करा? बिजनेस के टेक ओवर का जो अमाउंट है वो ड्यू कर लिया। अब उस अमाउंट के बदले हमें क्या क्या आइटम्स रिसीव होने वाले हैं उसके अपन एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। दीज आर दी एसेट्स एंड दी लायबिलिटीज। तो आइए बच्चों टेक ओवर की एंट्री बनाई जाए। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है,
हम वी के जो एसेट्स हैं, कंपनी वी के जो एसेट्स हैं वो अपनी किताबों के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वी के जो एसेट्स हैं अब वो हमारे एसेट बन जाएंगे। कितने लैक्स है? 5000 लैक्स है प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू। उसके अलावा फर्नीचर फिक्सचर फिटिंग 1700 लैक्स का है। अच्छा, रिकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू पे करी जाती है? अगर मार्केट वैल्यू गिवन हो तो मार्केट वैल्यू पे कर लेते हैं, बट आपको मालूम है कि मर्जर के केस के अंदर तो हमेशा जो रिकॉर्डिंग है दैट इज डन एट व्हाट वैल्यू? इट इज ऑलवेज डन एट द बुक वैल्यू, ठीक है। सो फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग 1700 में टेक ओवर हो चुका है। उसके अलावा और देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का टेक ओवर हुआ 4041 पे। सो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, ये सारे के सारे एसेट्स अपन वी कंपनी से खरीद रहे हैं। पहले ये एसेट वी कंपनी के थे, अब ये एसेट पी कंपनी के मान लिए जाएंगे। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल, बट ट्रेड रिसीवेबल में हमें अलग अलग बाइफरकेशन भी गिवन है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एंट्री बना देंगे। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल भी है, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। डेटर्स का अमाउंट आप देखें यहाँ पे है 1020 और बी आर का अमाउंट है 80, सो 1020 एंड 80 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ कैश भी आया है, देखें कितना है 609 का। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 609, ऑलराइट। और एक और आइटम है एसेट में जो है कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, इसको टेक ओवर नहीं करना है। क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन डाल रखा है कि हम कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर को टेक ओवर नहीं करेंगे। आ जाते हैं बच्चों लायबिलिटीज में। आपको लायबिलिटी के साथ में यहाँ पे सारे के सारे रिजर्व्स भी टेक ओवर करने पड़ेंगे। सबसे पहले मुझे एक यहाँ पे रिजर्व दिख रहा है फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों टू फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, टू फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। और अगर आप देखें तो इस रिजर्व की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है? इस रिजर्व की वैल्यू गिवन है 310। उसके अलावा आपको गिवन है जनरल रिजर्व, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू जनरल रिजर्व, बट मैं इसका अमाउंट अभी नहीं लिखूंगा। उसके पीछे मैं आपको समझाऊंगा रीजन मैं अभी अमाउंट क्यों नहीं लिख रहा हूँ इसका। टू जनरल रिजर्व इसका अमाउंट वैसे यहाँ पे गिवन है 3200। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैं इसका अमाउंट भी अभी नहीं लिखूंगा, मैं बाद में लिखने वाला हूं। अगेन मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करूंगा इसके पीछे ऐसा क्यों किया जा रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें 12% डिबेंचर्स हैं 1000 के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू 12% डिबेंचर्स, टू 12% डिबेंचर्स 1000 we are taking over the assets and liabilities along with the reserves। परचेज के मेथड में रिजर्व्स की टेक ओवर की एंट्री नहीं बनती है, बट मर्जर के मेथड में रिजर्व्स की टेक ओवर की एंट्री भी बनाई जाती है। ये डिफरेंस मैंने आपको समझाई दिया था पिछली क्लास के दौरान। ट्रेड पेबल्स के लिए हमारे पास में यहाँ पे बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स दो आइटम है, ऑल्दो बिल्स पेबल वी लिमिटेड में नहीं है, देयर आर ओनली क्रेडिटर्स इन वी लिमिटेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स। And the amount of creditors is given as how much? It is given as 463, 463। और उसके अलावा सबसे अंत में हमने टेक ओवर कर लिए हैं प्रोविजंस, सो टू प्रोविजंस अकाउंट, एंड द वैल्यू ऑफ प्रोविजंस इज गिवन एज हाउ मच? इट इज गिवन एज 702, तो 702 के हैं प्रोविजंस। और बच्चों लास्ट में यहाँ पे आ जाता है टू बिजनेस, टू बिजनेस merged account, to business merged account, जिसका वैल्यू कितना था 9000। तो बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट वैल्यू आ जाएगा 9000। आप चेक कर सकते हैं एंट्री जो है आपको मैंने यहाँ पे नोट करवाया था, जरा देखिए ये रहा था एंट्री यहाँ पे एसेट्स अकाउंट डेबिट, ओके, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू रिजर्व्स अकाउंट
साथ में यहाँ पे आता है टू बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट। ये आपको बात मैंने पहले समझाई नहीं थी, बट मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। सिमिलरली ये जो परचेज के नेचर की एंट्री है यहाँ पे भी आ जाता है टू बिजनेस परचेज अकाउंट, बट हमने वहां पे वो लिखा नहीं था। हम जब प्रैक्टिकल यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझाने वाले थे कि ये कैसे कैसे किया जाता है, राइट। तो आप चाहें तो इसमें अभी लिख सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे स्पेस है। ये जो हमने एंट्रीज पहले से बना रखी हैं अपनी कॉपी में, यहाँ पे आप लिख देना टू बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट, टू बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट, ये चीज आप ऐड कर लीजिए, टू बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट। और ऐसे ही जो ये परचेज का नेचर है उसमें आ जाता है टू बिजनेस परचेज अकाउंट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे टू बिजनेस मर्ज्ड अकाउंट का अमाउंट डालूंगा तो हमारे इस एग्जाम्पल में कितना अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 9000, क्योंकि 9000 था अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब आप देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, आपको मैंने ये बताया था कि जब ये एंट्री बनाते हैं तो ये एंट्री बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे कंपेयर करना है दो वैल्यूज को। व्हाट आर दोस टू वैल्यूज, यू हैव टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन विद द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द वेंडर कंपनी। जो वेंडर कंपनी की शेयर कैपिटल है, यानी वेंडर कंपनी यहाँ पे कौन है, वी लिमिटेड, वी लिमिटेड की शेयर कैपिटल को आप कंपेयर करेंगे परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से। ऐसा क्यों करते हैं, अगर टेक्निकली यहाँ पे देखा जाए तो आपने वी के बिजनेस के सारे आइटम्स टेक ओवर कर लिए। जरा चेक करें, आपने वी का फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व टेक ओवर कर लिया, आपने वी का जनरल रिजर्व टेक ओवर कर लिया, वी का प्रॉफिट एंड लॉस टेक ओवर कर लिया, वी के डिबेंचर्स को टेक ओवर कर लिया, वी के ट्रेड पेबल्स को टेक ओवर कर लिया, वी के प्रोविजन को टेक ओवर कर लिया। यानी कि लाइबिलिटीज के सारे जो आइटम्स आपको वी की बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वो सारे के सारे टेक ओवर हो चुके हैं। और अगर असेट साइड की बात करें तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स के अलावा ये टेक ओवर करने से मना कर दिया था, इसके अलावा सारे के सारे आइटम जितने भी आपको एसेट में यहाँ पे दिख रहे हैं वो सभी टेक ओवर हो चुके हैं। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वी की बैलेंस शीट में क्या चीज टेक ओवर होना बाकी रह गई है, इट इज ओनली एंड ओनली और इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा तो आपने एक एक आइटम टेक ओवर कर लिया ना, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा ईच एंड एवरी आइटम हैज बीन टेकन ओवर विद द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। जो क्वेश्चन ने मना कहा था कि इसको टेक ओवर करना ही नहीं है तो इसको अपन ने छोड़ दिया, बट आप देखें इसके अलावा तो हमने सब कुछ टेक ओवर कर ही लिया। तो 6000 का ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल रिमेनिंग है वी कंपनी की बैलेंस शीट में, और हमने पेमेंट कितना करा है, 9000। अब जरा सोचिए, आपने 6000 की शेयर कैपिटल का बिजनेस टेक ओवर करा जिसके बदले हमने 9000 का पेमेंट करा। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर शेयर कैपिटल से यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो हमने एक्सेस में पेमेंट कर दिया है? डोंट यू फील सो? 6000 की शेयर कैपिटल के बिजनेस के बदले जो हमने यहाँ पे पेमेंट करा है दैट इज 9000, क्योंकि जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है बच्चों, जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट हमने यहाँ पे निकाला दैट इज 9000 लैक्स। जरा देखिए, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 9000 लाख और जिस बिजनेस को हम टेक ओवर कर रहे हैं उसकी शेयर कैपिटल है 6000 लाख। तो यहाँ पे हमने 3000 लैक्स का एक्स्ट्रा पेमेंट करा। अब ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है या जो पेमेंट में डेफिसिट है वो हमें एडजस्ट करना था रिजर्व्स में। आपको मैंने ये बात लिखवाई थी, देखिए नोट्स के अंदर फिर से, कि जब हम कंपेयर करेंगे तो कोई डिफरेंस निकल कर आएगा और ये डिफरेंस को हमें रिजर्व्स में एडजस्ट करना है। सोचिए अगर ये 6000 के शेयर कैपिटल का बिजनेस आप 5000 के पीसी के बदले परचेज कर लेते तो यहाँ पे आपको 1000 का फायदा मिलता, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 6000 के कैपिटल का बिजनेस आपने लिया 9000 में, हमें यहाँ पे 3000 का लॉस हो गया। ये 3000 के लॉस को हमें रिजर्व से क्या करना है, एडजस्ट करना है। 3000 के लॉस को हमें रिजर्व से एडजस्ट करना है। इसीलिए बच्चों मैंने पहले यहाँ पे एंट्री के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट नहीं लिखा था, क्योंकि ये जो अमाउंट आएगा ना वो एडजस्ट करने के बाद में आएगा। आप देखो मैंने यहाँ पे रिजर्व्स के अंदर ये जो रिजर्व था जनरल रिजर्व, मैंने यहाँ पे इसका अमाउंट अभी तक लिखा नहीं था। P&L अकाउंट मैंने इसका भी अमाउंट लिखा नहीं था, क्योंकि ये जो मुझे अमाउंट लिखना है वो एडजस्ट करने के बाद में लिखना है। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगा वो कितने का होगा बच्चों, 3000 का होगा। और 3000 का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो जिसको हमने टेक ओवर करा उसके शेयर कैपिटल की वैल्यू 6000 है, बट जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना है, 9000 है। तो 3000 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। बात समझ में आ रही है?
तो अगर आप देखिए जिस कंपनी को हम टेक ओवर कर रहे हैं उसके रिजर्व्स का वैल्यू कितना है, जिसको हमने टेक ओवर करा उसके रिजर्व का वैल्यू है 3200, जनरल रिजर्व का वैल्यू है 3200 और प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू है 825। तो कुल मिलाकर रिजर्व एंड सरप्लस हो गए 4025। इस 4025 में हमें एडजस्टमेंट करना है 3000 का। तो आपके नेट रिजर्व एंड सरप्लस कितने हो जाएंगे, रिजर्व का अमाउंट रह जाएगा ओनली 200 और सरप्लस का अमाउंट आएगा एज इट इज 825। ये है इस एडजस्टमेंट करने का पॉइंट, ठीक है ना। तो मैं इस बात को यहाँ पे अगेन एक वर्किंग नोट के अंदर मेंशन करने वाला हूं। वर्किंग नोट नंबर 1 अपन ऑलरेडी बना चुके हैं परचेज कंसिडरेशन के लिए। आ जाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 पे। वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट इन रिजर्व्स, एडजस्टमेंट्स इन रिजर्व्स ऑन टेक ओवर। ठीक है, ये टेक ओवर करते वक्त रिजर्व में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना है। तो मैंने यहां पे लिखा परचेज कंसिडरेशन इज हाउ मच, परचेज कंसिडरेशन इज रुपीज 9000 lakhs and share capital of V Limited, share capital of V Limited is how much, that is only and only 6000 lakhs। तो V लिमिटेड का शेयर कैपिटल 6000 है, बट जो परचेज कंसिडरेशन है 9000 लैक्स है। तो यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट है वो कितना है, 3000 लैक्स का है। एक्सेस इज 3000 लाख, इसको हमें एडजस्ट करना है रिजर्व में। दिस डिफरेंस ऑफ रुपीज 3000 lakhs विल बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस क्यों करा जा रहा है, क्योंकि नुकसान हो गया। 6000 लैक्स की कैपिटल वाले बिजनेस को अपन ने 9000 लाख पे करने का सोचा है। तो जो डिफरेंस है 3000 लाख का हम रिड्यूस करेंगे कहां से, इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द रिजर्व्स, क्योंकि नुकसान हो गया ना, टेक ओवर करते समय ही नुकसान हो गया। तो रिजर्व से रिड्यूस करा जाएगा। और अगर फायदे में होते, फॉर एग्जाम्पल 6000 की कैपिटल का बिजनेस 5000 में खरीदते, डेफिसिट होता, तो डेफिसिट जो 1000 का है वो आप ऐड कर लेते रिजर्व्स के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे क्या होगा, सो बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, बच्चों जनरल रिजर्व का बैलेंस फिर कितना निकल कर आएगा आप खुद देख लीजिए। पहले से बैलेंस है 3200, उसमें से हमने 3000 को एडजस्ट कर दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, रुपीज 200 लैक्स। जिस कंपनी को हमने टेक ओवर करा था वहां पे जनरल रिजर्व का बैलेंस है 3200 लाख, उसमें से 3000 लाख का एडजस्टमेंट हो गया, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना बचकर आएगा, 200 लैक्स। इसीलिए पहले मैंने ऊपर रिजर्व का अमाउंट नोट नहीं करा था, आपको यही बात समझाने के लिए कि हमें रिजर्व में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया और जब नेट अमाउंट है वो वहां पे लिख दिया जाएगा ऊपर वाली एंट्री में। ठीक है बच्चों, ये बात नोट कर ली है सबने। तो जर्नल एंट्रीज पे आ जाइए जरा। जनरल रिजर्व में आ जाएगा 200 और जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का वो है 825, वो यहाँ पे लिख लिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अब ये सभी एंट्रीज बनाने के बाद में जो आपका ये एंट्री है वो ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए। जरा चेक करें ये जो एंट्री है वो ऑटोमेटिकली टैली हो पाया या नहीं हो पाया। वैसे तो होगा ही, बट संतुष्टि के लिए आप वेरीफाई भी करें कि दिस एंट्री शुड टैली। जो इसका डीआर एंड सीआर साइड है, जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड है, वो ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ अमाउंट को गलत तरीके से रिकॉर्ड करा है, इसीलिए मिस्टेक आ रहा है। चेक करें। चेक किया, सब बच्चे बोल रहे हैं सर आपने गलत करा दिया है, डिफरेंस आ रहा है हमारा तो 50 लाख रुपीस का डिफरेंस आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बच्चों तभी तो आपसे चेक करवाया था मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे डिफरेंस आएगा और तभी तो मुझे आपको फंडामेंटल एक्सप्लेन यहाँ पे करना था कि डिफरेंस क्यों आ रहा है।
बच्चे बोल रहे हैं सर इस एंट्री को जब चेक कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे 50 लाख रुपीस हमें कम पड़ रहे हैं, यानी अगर 50 लाख रुपीस की एंट्री और बना दी जाएगी तो ये मैच हो जाएगा। और आपको दिख रहा होगा जो 50 लाख का डिफरेंस है दैट इज फॉर कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। यानी कि बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर अगर आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर को भी डेबिट कर देते, जो आपने जिद में डेबिट नहीं करा, क्योंकि हम तो आपसे कब से कह रहे थे कि सर मर्जर का नेचर है, मर्जर के नेचर में सारे असेट और लायबिलिटीज को टेक ओवर करना चाहिए, तो यहाँ पे डेबिट कर दीजिए कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर 50 रुपीज से, देखो आपका एंट्री मैच होगा। मैं बोल रहा हूँ बच्चों में ऐसा कर नहीं सकते बिकॉज क्वेश्चन ने मना कर रखा है। अगर क्वेश्चन ने इस बात के लिए मना नहीं किया होता मैं डेफिनेटली ये वाला काम कर लेता, मैं आपसे मना नहीं कह रहा हूं। अगर क्वेश्चन ने इस बारे में नहीं लिखा होता कि आपको कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर टेक ओवर नहीं करना है तो मैं ये वाला काम कर लेता, मैं डेफिनेटली यहाँ पे डेबिट करता, मेरा एंट्री मैच भी हो जाता। बट आप अगर यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में एक बात क्लियरली मेंशन्ड है कि कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स हम यहाँ पे टेक ओवर नहीं करना चाहते हैं। देखिए लिखा है ना क्वेश्चन ने, cost of issue of debenture shown in the balance sheet of V Limited is not transferred to P Company Limited। यानी कि ट्रांसफर के वक्त ही कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर को हटा देना है। अब ये कैसे हटाया जाएगा वो हमें समझना है, मतलब कि किसी भी तरह से इस एंट्री के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली वही समझाने वाला हूं कि कैसे नहीं दिखेगा। देखो बच्चों, अभी तक जो हमने एंट्री बनाई है वैसे भी आप यहाँ पे अगर वेरीफाई करें देयर इज नो पॉइंट लाइक कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, बट क्योंकि हमने ये पॉइंट नहीं लिखा तो इससे हमारा डिफरेंस आ रहा है एंट्री में 50 लाख का। तो हमें ये डिफरेंस जो है वो करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करेंगे, मैं यहाँ पे अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक चेंज करने वाला हूं। मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंज करने वाला हूं। चेंज क्या है दैट आई एम मेंशनिंग इन थर्ड वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 2 तक तो हो चुका, अब हम वर्किंग नोट नंबर 3 में इसको मेंशन कर रहे हैं। दैट इज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेकन ओवर। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेकन ओवर। तो मैं यहां पे मेंशन करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑफ वी लिमिटेड that was 825 lakhs। it was rupees 825 lakhs। इसमें से मैं माइनस करने वाला हूं कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, मैंने यहां से माइनस कर दिया है कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसको हमने रिड्यूस करा। तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर माइनस कर दिया है रुपीज 50 लाख का। अब उससे क्या होगा, उससे आप देख सकते हैं कि हमें इसको टेक ओवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और जो नेट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का वो हमने टेक ओवर कर लिया है। बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने हमको सीधे से पहले ही क्यों नहीं ये काम करा दिया था। बच्चों अगर पहले सारा काम करा देंगे तो फिर आप चीजों को पहले से ही समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। अभी आपको फंडामेंटली समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है ना, आपने अपना माइंड अप्लाई करने की कोशिश करी कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर पहले से ही मैं आपको बोल देता कि 50 पहले से माइनस कर दो, आप इस लेवल तक सोच नहीं पाते, आप मेरी बात समझने की ट्राई नहीं करते। बट आप प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने सारे असेट्स को बुक वैल्यू के ऊपर टेक ओवर करा। जरा क्वेश्चन देखिए, हमने यहाँ पे सारे के सारे असेट्स को बुक वैल्यू पे टेक ओवर करा, हमने सभी तरह की लाइबिलिटीज को टेक ओवर करा, बट हमने कंपेयर ओनली शेयर कैपिटल से किया था। जो पीसी का अमाउंट है वो हमने ओनली शेयर कैपिटल से कंपेयर किया। जाहिर सी बात है यहाँ पे डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि आपने बैलेंस शीट में एक आइटम छोड़ दिया, कितने लैक्स का, 50 लैक्स का। डिफरेंस आना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, बट ये डिफरेंस को हमें करेक्ट करना है। तो हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एक ऐसा खर्चा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करना चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करके अब जो नेट अमाउंट है उसको टेक ओवर कराया। तो नेट अमाउंट कितना आ गया, 775। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी एंट्री है वो मैच होगी। दोबारा चेक करें, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वैल्यू आ चुका है 775। अब मैं इन दोनों के आगे मेंशन कर देता हूं, जनरल रिजर्व इज माय वर्किंग नोट नंबर 2 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज माय वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है,
जनरल रिजर्व है यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वर्किंग नोट नंबर 3, और जो हमने पहला एंट्री बनाया है दैट इज हैविंग अ रेफरेंस ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, ये बात क्लियर है। नरेशन में डाल देते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। ध्यान रखिए, बिजनेस खरीदने का मतलब है कि उस बिजनेस की हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज खरीदना चाहते हैं। सो बिजनेस एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, इज दैट क्लियर? एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। एंट्री नंबर बी समझ में आ चुका है सब बच्चों को? कम टू एंट्री नंबर 3, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में हमने आपको नोट्स में बताया था कि हमें यहाँ पे पेमेंट करना है। फर्स्ट एंट्री के अंदर हमने पेमेंट को ड्यू करा, सेकेंड एंट्री में उस पेमेंट ड्यू के अगेंस्ट में जो भी एसेट लायबिलिटी टेक ओवर करे उसको रिकॉर्ड करा। अब एंट्री नंबर 3 में किया जाएगा पेमेंट, द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हाउ इज द पेमेंट मेड? पेमेंट करना था लिक्विडेटर को, जो आपने एंट्री नंबर 1 में क्रेडिट कर रखा है, इसको अब डेबिट करेंगे, और पेमेंट जिस भी फॉर्म में करा गया है उसकी एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे पेमेंट कौन से फॉर्म में करा गया? पेमेंट हैज बीन डन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी, एंड दैट न्यू कंपनी इज व्हाट? पी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड ने अपने खुद के इक्विटी शेयर इशू करके 9000 लाख का पेमेंट करा, एंड द इशू हैज बीन मेड एट पार। यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रीमियम के नाम से अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। सो आई विल बी राइटिंग लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड डेबिट। देखो ये था 9000, इसको पेमेंट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमारी खुद की कंपनी के इक्विटी शेयर इशू हो चुके हैं। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कौन सी कंपनी का क्रेडिट किया जा रहा है? वी का नहीं, पी का, ठीक है ना, पी कंपनी का। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन में आ जाएगा कंसीडरेशन डिस्चार्ज्ड, ठीक है। जो भी हमें पैसा देना था वो हमने पैसा दे दिया, कंसीडरेशन डिस्चार्ज्ड। ऑल राइट। अच्छा, एक बात हम और याद रखें कि कंसिडरेशन निकालते वक्त हम ओनली वही पेमेंट कंसिडर करते हैं जो हमने ओनर्स को किया है। जो भी ट्रांसफरर कंपनी के ओनर्स को पेमेंट करता है ट्रांसफरी कंपनी, केवल वही लिया जाता है। उसके अलावा अगर और पेमेंट कर दिया है कोई, अगर हमने और पैसा दिया है, वो फालतू है, वो पीसी में काउंट नहीं होता, बट जब जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो काउंट किया जाएगा। और इसी से हमारा एंट्री नंबर 4 निकल के आने वाला है। आप देखिएगा मैंने आपको एंट्री नंबर 4 क्या लिखवाया था, देखें, पेमेंट ऑफ अदर लायबिलिटीज। अगर आपको क्वेश्चन में किसी और लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो उसका एंट्री आपको एंट्री डी क्रिएट करना है, और हमारे क्वेश्चन में भी देयर इज एन एंट्री डी। व्हाई इज दैट सो? आप देखिए कुछ डिबेंचर्स के बारे में लिखा हुआ था, 12% डिबेंचर इन वी लिमिटेड would be converted into 13% डिबेंचर इन पी लिमिटेड ऑफ सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन। जो वैल्यू कितनी है? जो वैल्यू वी कंपनी में है, वी कंपनी में डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 1000। यही सेम 1000 की वैल्यू के डिबेंचर पी लिमिटेड इशू कर देगा, किसको? वी लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए। यानी कि हम यहाँ पे एंट्री क्या बना देंगे, आप देखें जरा, सेकेंड एंट्री के हिसाब से हमने वी कंपनी के डिबेंचर को टेक ओवर करा था। देखिए सेकेंड एंट्री में लिखा है टू 12% डिबेंचर। ये 12% डिबेंचर किसके हैं? वी के। कितने अमाउंट के हैं? 1000 के। इन 12% डिबेंचर्स के बदले हम अपने खुद के 13% डिबेंचर इशू करने वाले हैं, सेम डिनोमिनेशन में, सेम अमाउंट में। यानी कि अगर उनके डिबेंचर 1000 लाख रुपीस के हैं तो हमारे खुद के डिबेंचर भी 1000 लाख रुपीस के इशू होंगे। यानी कि हमने सिंपली 12% डिबेंचर्स को 13% डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि उनके 12% डिबेंचर होल्डर्स को डिस्चार्ज कर दिया और उसके बदले क्या इशू कर दिए? खुद के 13% डिबेंचर्स इशू कर दिए। और ये इशू एट पार है क्योंकि सेम डिनोमिनेशन लिखा है। अगर उनके वहां पे डिबेंचर 100 रुपीज का था तो हमारा डिबेंचर भी 100 रुपीज का ही इशू करा गया है। ओके, सो डिबेंचर होल्डर्स डिस्चार्ज्ड
डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वी लिमिटेड डिस्चार्ज्ड। वी लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को हमने पेमेंट कर दिया, और पेमेंट किस फॉर्म में करा? खुद के डिबेंचर इश्यू करके पेमेंट हमने कर डाला है यहां पे। ठीक है, पॉइंट डी समझ में आ गया। पॉइंट ई, अब पॉइंट ई पर आप देखें मैंने आपको कौन सा एंट्री लिखवाया था। इट वॉज रिगार्डिंग द इंटर कंपनी ओइंग्स। इंटर कंपनी ओइंग्स, अगर ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी ने अमेलगमेशन से पहले आपस में कुछ ट्रांजैक्शंस किए थे, तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में कुछ इंटर कंपनी ओइंग्स का पॉइंट आ सकता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी भी एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से कुछ गुड्स परचेज करे थे और उस गुड्स के बदले कोई पेमेंट करना रह गया, तो ऐसा हो सकता है कि इंटर कंपनी ओइंग्स की वजह से जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके लिए ट्रांसफरी कंपनी बन जाए डेटर, और जो ट्रांसफरी कंपनी है उसके लिए ट्रांसफरर कंपनी क्या बन जाए? क्रेडिटर। यानी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के फॉर्म में आपस में इंटर कंपनी ओइंग्स हो सकती है। उसके अलावा बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवेबल के फॉर्म में आपस में इंटर कंपनी ओइंग्स हो सकती है। उसके अलावा जो लोन्स हैं कि अगर आपस में लोन दिए गए हैं तो उसके लिए भी इंटर कंपनी ओइंग्स का पॉइंट हो सकता है। किसी भी तरह की इंटर कंपनी ओइंग्स को कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के पीछे लॉजिक क्या है अब मैं आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिकली समझाता हूँ इस बात को। आप देखिए यहाँ पे मुझे एक पॉइंट दिख रहा है, ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड वर पी लिमिटेड्स एक्सेप्टेंसेस। जितने भी बिल रिसीवेबल वी के पास में हैं, तो पहले चेक करें वी के पास में कितने बिल रिसीवेबल हैं। बच्चों वी के पास में बिल रिसीवेबल हैं 80। वी के पास में बिल रिसीवेबल हैं 80। ठीक है, 80 लाख के बिल रिसीवेबल है वी के पास। उसमें आगे क्या लिखा? दे आर पी लिमिटेड्स एक्सेप्टेंसेस। व्हाट इज मेंट बाय एक्सेप्टेंसेस? बिल्स पेबल। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल्स पेबल। ठीक है, तो पी के एक्सेप्टेंस कितने हैं? पी के एक्सेप्टेंस है 120। बच्चों पी लिमिटेड के 120 लाख के बिल्स पेबल हैं और वी लिमिटेड के बिल रिसीवेबल 80 लाख हैं। बोल रहे हैं वी के पास जो भी बिल रिसीवेबल हैं वो सारे के सारे पी से बिलोंग करते हैं। वी लिमिटेड के पास जितने भी बिल रिसीवेबल हैं वो सारे के सारे पी कंपनी से बिलोंग करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर वी लिमिटेड के पास में 80 लाख के बिल रिसीवेबल हैं तो वी के अकॉर्डिंग क्या है? वी के अकॉर्डिंग 80 लाख कहां से आएंगे? वी बोलेगा आई विल रिसीव 80 लाख फ्रॉम पी। यस और नो? इस 80 लाख का मतलब क्या है? इस 80 लाख का मतलब है वी लिमिटेड विल गेट, इस 80 लाख का मतलब ये हुआ वी लिमिटेड विल गेट मनी फ्रॉम पी लिमिटेड। हाँ या ना? बोलो। वी लिमिटेड विल गेट मनी फ्रॉम पी लिमिटेड। हाउ मच? 80 लाख। और इस 120 का मतलब क्या है? इस 120 में से 40 तो अलग कर दें और 80 अलग कर दें। रीजन बीइंग जो आपस में ओइंग्स है वो तो 80 के है ना, 40 तो एक्सटर्नल है। यानी कि इस 120 के बदले पी को 40 तो बाहर वालों को देना है, पी लिमिटेड को 40 तो आउटसाइडर्स को पे करना है। पे टू अदर्स। ठीक है, और 80 जो है ये किसको पे करना है? 80 पे करना है पे टू वी लिमिटेड। ठीक है ना, पे टू वी लिमिटेड। बोलो बात समझ में आ रही है? सो पी लिमिटेड will pay to V limited how much? 80, and V limited will get from P limited how much? 80 lakhs। अब जब ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो जाएंगी, सुनिएगा, जब ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज होंगी तो P एंड V की जगह पर, P एंड V की जगह पर एक ही कंपनी रह जाएगी, P लिमिटेड। ठीक है, जब ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज होंगी तो P एंड V की जगह पर एक ही कंपनी रह जाएगी, P लिमिटेड। ये बात समझ में आ रही है? तो P ने V के बिजनेस को टेक ओवर करा। जब P ने V के बिजनेस को टेक ओवर करा तो क्या P के पास में V के बिल रिसीवेबल जो BR है वो भी आ गए? डेफिनेटली आ गए। जब P ने V कंपनी को टेक ओवर करा तो P के पास V कंपनी के बिल्स रिसीवेबल यानी कि BR भी आ गए। कैसे आए? देखो एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 पे फिर से ध्यान दीजिएगा, जो हमने यहाँ पे बनाई थी टेक ओवर करने के लिए, जो हमने एंट्री बनाई है क्वेश्चन में, उस पर ध्यान दीजिए।
एंट्री नंबर 2 में यहाँ पे हमने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करा। ये क्या शो कर रहा है कि पी लिमिटेड ने वी लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर करा और टेक ओवर करने के साथ साथ उसके पास वी लिमिटेड के बिल्स रिसीवेबल भी आ चुके हैं। कितने के? 80 लाख के। अब ये पी क्या सोचता है? पी ये इमेजिन कर रहा है कि मुझे वी को पैसा 80 लाख देना था अमेलगमेशन से पहले। पी की ये सोच है कि मुझे वी को 80 लाख का पैसा देना था अमेलगमेशन से पहले। अब तो मैंने पूरा का पूरा वी को खरीद लिया है, तो क्या मुझे वी को 80 लाख देने की जरूरत है? नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम इन दोनों की बैलेंस शीट को इंडिविजुअली देखेंगे तो पी की बैलेंस शीट में वी को पैसा देना है, वी को पैसा देना है 80 लाख इन फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल। और अगर आप वी की इंडिविजुअल बैलेंस शीट देखेंगे तो वी की इंडिविजुअल बैलेंस शीट में वी को पी से पैसा मिलना है 80 लाख इन द फॉर्म ऑफ बिल रिसीवेबल। जब इन दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया जाएगा तो क्या इनको अब आपस में लेन देन करने की जरूरत होगी? नो, क्योंकि ये लेन देन आपस में कैंसल हो जाएंगे, ये लेन देन आपस में कैंसल हो जाएंगे। यानी कि अब पी कंपनी को ऐसा लगेगा कि मुझे खुद को ही पैसा देना है और मुझे खुद से ही पैसा रिसीव करना है। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि जो भी वी के बी आर थे वो आज पी के बी आर बन गए। वी के बी आर कितने थे? 80। ये सारे के सारे बी आर अब किसके बन चुके हैं? पी के बन चुके हैं। और पी को इन बी आर का पेमेंट भी किससे करना था? वी को ही करना था। अब आज जो वी कंपनी है वो पी के नाम से जानी जाएगी क्योंकि पी कंपनी ने वी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो टेक ओवर करने के बाद में ऐसी फीलिंग आ जाएगी पी को कि मैं खुद को ही पैसे दूंगा और मैं खुद से ही पैसे मांगूंगा। ये तो इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन हो चुकी है, इसीलिए हम इसे एज अ कॉन्ट्रा आइटम कैंसिल करते हैं। और किसी भी तरह के कॉन्ट्रा आइटम को कैंसिल करने की एक सिंपल सी एंट्री बनती है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बिकॉज अपन लायबिलिटी को एसेट के साथ में कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे लायबिलिटी किस फॉर्म में है? बिल्स पेबल। और एसेट किस फॉर्म में है? बिल्स रिसीवेबल। तो सिंपल सी एंट्री बनाएंगे हम यहाँ पे। our entry will be bills payable account debit, bills payable account debit to bills receivable account 80 lakhs। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 80 lakhs। और हमने यहां पे डाल दिया इंटर कंपनी ओइंग्स कैंसल्ड, इंटर कंपनी ओइंग्स कैंसल्ड। ठीक है जी। आते हैं एंट्री नंबर एफ पे। जो मैंने आपको एंट्री नंबर एफ सिखाया था बच्चों, इट वाज रिगार्डिंग द कैंसलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कब होगा? अनसोल्ड स्टॉक पे होगा। अगर इन दोनों कंपनीज में आपस में कुछ स्टॉक का ट्रांजैक्शन किया था और वो स्टॉक अगर अनसोल्ड रह जाए तो हमें वो कैंसिल करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बट हमारे इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इन दोनों कंपनीज में आपस में कुछ स्टॉक की डीलिंग हुई थी और इतना इतना प्रॉफिट कमाया था, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए बेकार है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट यूजफुल नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएंगे, दैट इज व्हाट? पेमेंट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट, पॉइंट जी। यानी कि जो मेरा पॉइंट जी है वो इस क्वेश्चन में पॉइंट एफ बन जाएगा। लिक्विडेशन कॉस्ट का पेमेंट करने का एंट्री बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों करा? एक्सपेंस है, एक्सपेंस अल्टीमेटली राइट ऑफ कहां से करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसलिए डायरेक्टली हमने एंट्री बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपने दो एंट्रीज नहीं बनाई, दो एंट्री की जगह पर एक सिंगल एंट्री क्रिएट कर दी फॉर द ईज ऑफ द ट्रांजैक्शंस। आवर एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिक्विडेशन कॉस्ट पेड, लिक्विडेशन कॉस्ट पेड। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि पी लिमिटेड ने वी लिमिटेड का 1 लाख रुपीस का लिक्विडेशन कॉस्ट बियर करा है, दिख रहा है आपको? एक्सपेंस ऑफ एमैल्गमेशन अमाउंटिंग टू ₹1 लाख वर बोन बाय पी लिमिटेड। रुपीज ऑलरेडी लैक्स में लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपीस से एंट्री बना लेता हूं। पी लिमिटेड पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। एंड दीज आर माय फाइनल एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है इस क्वेश्चन में। जो भी एंट्रीज हमको बनानी थी वो हमने सारी की सारी एंट्रीज बना दी हैं, जरा आप चेक कर लीजिए।
तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमने 6 एंट्रीज बनाई हैं एंड ये सारे की सारी एंट्रीज जो आपको मैंने नोट्स लिखवाए थे बिल्कुल वहां से आपको वेरीफाई करते हुए बनाई है। मैंने यहाँ पे कोई भी नया एंट्री अपनी ओर से क्रिएट नहीं करा है, ठीक है ना। फाइनली बैलेंस शीट पे आ जाते हैं बच्चों। बैलेंस शीट देखिए, पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शेयर कैपिटल का नोट ऑफ शेयर कैपिटल। जरा आप देखें इन टोटल हमारे पास में कितनी शेयर कैपिटल है। पी लिमिटेड की पहले से कितनी शेयर कैपिटल थी? द शेयर कैपिटल ऑफ पी लिमिटेड वॉज 15,000 और वी की शेयर कैपिटल को हमने टेक ओवर करा ही नहीं है, तो वी का तो खुद के साथ मर्ज करने की जरूरत नहीं है। वी का शेयर कैपिटल खुद के साथ में मर्ज नहीं होगा, बट पी लिमिटेड के पास पहले से 15,000 लैक्स का शेयर कैपिटल था, 10 रुपीज का ईच शेयर है। अभी पी लिमिटेड ने कुछ और शेयर इशू करे थे, किसको? वी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। आप चेक करें पहली एंट्री जो हमने यहाँ पे जर्नल में पहला एंट्री बनाया, वो क्या बनाया था? बिजनेस मर्ज टू लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड 9,000, और इस 9,000 का जो पेमेंट है वो हमने एंट्री नंबर 3 में करा। जरा देखें, लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000, यानी कि पी लिमिटेड ने अपने खुद के शेयर कितने इशू कर दिए? 9,000 लाख और इशू कर दिए। तो पुरानी शेयर कैपिटल 15,000 लैक्स की ऑलरेडी थी, उसके अलावा 9,000 लाख की कैपिटल और इशू हो गई, यानी कि शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा? 24,000 लैक्स आएगा ना, और ये कितने शेयर में डिवाइड हो जाएगा? इनटू 2400 लाख शेयर्स। तो शेयर कैपिटल में आएगा 2400 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 2400 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना अमाउंट आ जाएगा? 24,000। मैं ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 900 लाख शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये बात हमने क्यों लिखी? आपको याद है जब भी अपन शेयर्स का इशू करते हैं, या आपने पढ़ा होगा अपने छोटी छोटी क्लासेस में, यानी कि क्लास 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा आपने, इनफैक्ट ये वाली चीज कि शेयर को इशू करने के 2 तरीके होते हैं। या तो शेयर को इशू करके आप कैश ले सकते हैं, या शेयर को आप किसी एसेट के बदले भी इशू कर सकते हैं, बिजनेस खरीदने के बदले भी इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बिजनेस खरीदा, उसके बदले शेयर इशू करे, क्या हमें कैश मिला था? नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 900 लाख शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और ये लिखना मैंडेटरी होता है बच्चों, ध्यान रखें, ये लिखना जरूरी है। तो हमारे पास शेयर कैपिटल का अमाउंट फाइनल बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? 24,000 लैक्स। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये वाला पॉइंट थोड़ा आपको ध्यान से ट्रीट करना पड़ेगा, एक एक बात आपको समझानी पड़ेगी। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या चेंजेस नहीं करे, ये सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें तो पुरानी कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या अवेलेबल है? फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है, पी के पास में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है ना। ये सभी हमारे पास में रिजर्व्स अवेलेबल थे। तो आप जरा देखिए, मैंने सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिया है सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैंने रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम वाज अवेलेबल ओनली विथ विच कंपनी? ओनली विथ पी लिमिटेड, और इसका अमाउंट यहाँ पे गिवन था 3,000 लैक्स का। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 3,000 lakhs, that was only with P Limited। इसके बाद में है फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व ये था ओनली एंड ओनली वी के पास में 310 lakhs। इसके बाद में है जनरल रिजर्व, और ये शायद दोनों कंपनीज के पास में था। इट इज 9,500 प्लस 3,200, 9,500 प्लस 3,200, दैट इज 12,700। बट
वी हैव मेड एन एडजस्टमेंट इन द जनरल रिजर्व, हमने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी करा था, आप देखिए जरा, मैंने मेंशन भी करा था वर्किंग के अंदर, वर्किंग नोट नंबर 2, जनरल रिजर्व का हमने अमाउंट माना है ओनली 200 lakhs। तो कंपनी पी के पास में कितना है 9500 और कंपनी वी से आया 200, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल बन जाएगा 9700 lakhs, 9700। ठीक है, उसके अलावा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है बच्चों। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर आप बैलेंस देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पुराना बैलेंस है 2870। उसके बाद कंपनी वी से हमारे पास में आया 775, टोटल होना चाहिए 3645। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और करा जाएगा। आप देखें हमने एंट्री बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, अगर आप देखें तो हमने जर्नल में एक एंट्री बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी आप बैलेंस शीट बनाएं सारी एंट्रीज को डेफिनेटली वेरीफाई करिएगा। हमने एंट्री बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपीज से एंट्री बनाया, तो क्या मुझे 1 लाख माइनस करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस रह जाएगा दैट विल बी हाउ मच, इट विल बी 3644 का बैलेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट हो जाएगा 3644। एंड ये कैसे आया आप देखें, सबसे पहले बैलेंस था 2870, उसके बाद हमने टेक ओवर बैलेंस कर दिया 775 और उसके बाद यहां से हमने 1 लाख का बैलेंस माइनस कर दिया। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट क्या आएगा, 3000 प्लस 310 प्लस 9700 प्लस 3644, टोटल बैलेंस इज 16654 और इस बैलेंस को आपको रिपोर्ट करना है बैलेंस शीट में। रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस है वो रिपोर्ट करा जाएगा 16654। ठीक है बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद में यहाँ पे हमारे पास अगला नोट है नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर सिंपली फॉर व्हाट, दे आर फॉर द पर्पस ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, जो कंपनी पी लिमिटेड है उसके पास पहले से कोई भी डिबेंचर नहीं थे, बट जो कंपनी वी लिमिटेड है उसके पास 1000 lakhs के डिबेंचर थे। आज उसके 1000 लाख के डिबेंचर कन्वर्ट किस में हो गए, पी लिमिटेड के डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड दोस डिबेंचर्स आर वर्थ हाउ मच, दे आर वर्थ अगेन 1000 lakhs, बट दे आर 13% डिबेंचर्स। तो मैं यहाँ पे 1000 lakhs में लिखूंगा 13% डिबेंचर्स। ये बात आप अपनी एंट्री नंबर 4 से वेरीफाई कर सकते हैं। एंट्री नंबर 4 में एंट्री बनाया था 12% डिबेंचर्स टू 13% डिबेंचर्स। तो 12% डिबेंचर खत्म हो गए, उसकी जगह पर 13% डिबेंचर्स आ गए। एंड ये 13% डिबेंचर्स आर कंप्लीटली इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके बदले कोई पैसा नहीं मिला है, इन सभी डिबेंचर्स को अपन ने कन्वर्ट कराए। सो इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ध्यान रखें, जब भी किसी भी तरह की सिक्योरिटी का इशू अदर देन कैश हो जाए तो ये वाली बात आपको बैलेंस शीट में मेंशन करना जरूरी होती है, यू कैन नॉट स्किप इट। ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट भी यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद बच्चों क्या है, करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास में है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स एंड ट्रेड पेएबल्स आर कंप्राइजिंग ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज द क्रेडिटर एंड वन इज द बिल्स पेएबल। तो ट्रेड पेएबल में एक तो है क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स यहाँ पे दोनों कंपनीज के पास में है, देखें जरा, क्या क्रेडिटर्स दोनों कंपनीज के पास में है, यस दोनों के पास में है। 1080 प्लस 463 दैट इज 1543। तो क्रेडिटर्स का वैल्यू है 1543। उसके अलावा है बिल्स पेबल। बच्चों बिल्स पेबल ना दोनों कंपनी के पास में नहीं थे, बिल्स पेबल ओनली एक ही कंपनी के पास में है विच इज 120। और इसमें से अगर आपको याद हो तो हमने एक एंट्री बनाया बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल, कॉन्ट्रा आइटम को कैंसिल करा, तो मैंने यहां से माइनस कर दिया है इंटर कंपनी ओइंग्स, या मैंने कॉन्ट्रा आइटम कैंसिल कर दिया 80 का। तो इसका मतलब मेरे पास ओनली 40 का ही बिल पेबल रहेगा। तो 1543 प्लस 40 दैट इज 1583। इसका अमाउंट आ गया है 1583। ठीक है, मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि हम जर्नल के बिना भी बैलेंस शीट बना सकते हैं। आप देखो एज सच कोई हमें इतना जर्नल का काम नहीं आ रहा है,
अगर ये सब कुछ आप लॉजिकली भी सोचेंगे तो भी आप एंट्री बना लेते बैलेंस शीट में डायरेक्टली। पॉइंट नंबर 5 इज फॉर प्रोविजंस, द शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हम इसका नोट अगर इग्नोर करते तो एग्जाम में नंबर मिल जाते? बच्चों मिल जाते। अगर आप चाहें तो जैसे जो चीजें बहुत ही डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व हो रही हैं, जहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, आप चाहें तो अगर उसका नोट आप स्किप कर सकते हैं। सिंगल आइटम है, प्रोविजन के नाम से आइटम था, आप इसका नोट स्किप कर सकते थे। बट जहां पे मल्टीपल आइटम्स हैं उनका नोट आप स्किप नहीं कर पाएंगे। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस, इसका नोट आप स्किप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका नोट मैंने क्यों बनाया? क्योंकि पहले 12% डिबेंचर्स थे, अब 13% में कन्वर्ट हो गए, नोट बनाना जरूरी था। ट्रेड पेबल्स, यहाँ पे इंटर कंपनी ओइंग्स था, नोट बनाना जरूरी था। बट प्रोविजन का अगर आप चाहें तो यहाँ पे नोट स्किप कर सकते थे। बट ये सब बातें मुझे आपको पहले पहले क्वेश्चन में नहीं सिखानी है। अभी आज हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा है फुल लेंथ वाला, हम धीरे धीरे समझेंगे हम क्या चीज स्किप कर सकते हैं, क्या चीज में अपना टाइम बचा सकते हैं। तो प्रोविजन इन टोटल कितना है आप देखें, ओल्ड कंपनी में है 1830 और न्यू कंपनी में है 702, टोटल हो जाएगा 2532। तो प्रोविजंस का अमाउंट आ जाएगा 2532, यानी कि जो आपका लायबिलिटी साइड है बच्चों वो तो पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आइए नोट नंबर 6 पे। नोट नंबर 6 है आपका टेंजिबल एसेट्स का। नोट नंबर 6 इज फॉर द टेंजिबल एसेट्स। एंड टेंजिबल एसेट्स में हमारे पास यहाँ पे काफी लंबी लिस्ट है। अगर आप देखें तो टेंजिबल एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग है। These all are my tangible fixed assets. Land and building, plant and machinery, furniture, fixture, fittings. इन सबको मुझे यहाँ पे नोट कर देना है। यानी मैं इस वाले पॉइंट को भी स्किप नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। जहाँ पे मल्टीपल आइटम्स हो यू कैन नॉट स्किप द नोट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उसके अलावा फर्नीचर, fixtures and fittings. Let us note their values. Land and building का वैल्यू है 6000, प्लांट एंड मशीनरी दोनों का मिलाकर 19000 एंड फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग दोनों का मिलाकर 2304 प्लस 1700 दैट इज 4004। बेसिकली हम जो यहाँ पे अभी ये कॉम्बिनेशन कर रहे हैं एंट्री नंबर 2 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो हमारे एसेट्स पी के थे वो पहले से हमारे पास में प्लस वी के भी आ गए, तो पी के साथ वी के एसेट को जोड़ा जा रहा है। यानी कि अपन बेसिकली जर्नल एंट्री जो सेकंड थी उसको अपन इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। टोटल एसेट्स आर 29004, टोटल टेंजिबल एसेट्स आर 29004, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 इन्वेंट्री का है। बच्चों अगर आप चाहते तो यहाँ पे इन्वेंट्री का नोट भी स्किप कर सकते थे, क्योंकि आप देखें यहाँ पे इन्वेंट्री के नोट में बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिर्फ दोनों को ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना है। इट इज 7862 प्लस 4041। यहाँ पे हमने कोई बड़ा काम नहीं करा, सेम नेम है, सेम तरह से प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। इट कैन बी कंप्लीटली इग्नोर्ड बट स्टिल मैंने यहाँ पे बनाया। पहला पहला क्वेश्चन कर रहे हैं बड़ा वाला, तो ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाए कि हमें क्या चीज शो करनी है क्या शो नहीं करनी। पहले क्वेश्चन में सब कुछ शो कर दिया, आने वाले क्वेश्चन में थोड़ा चीजों को अपन सिंप्लीफाई करना सीख लेंगे। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ये वाला नोट आप स्किप नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको यहाँ पे इंटर कंपनी ओइंग्स के बैलेंस माइनस करने हैं। प्लस यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में दो आइटम्स गिवन है, एक है डेटर्स और दूसरा है बिल्स रिसीवेबल। तो जहाँ पे ज्यादा आइटम्स हो, मोर देन वन आइटम हो, तो वहां पे इट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सेपरेट नोट। डेटर्स का बैलेंस देखिए, पी में डेटर्स का बैलेंस है 2120 और वी में डेटर्स का बैलेंस है 1020, टोटल आ जाएगा 3140। और बिल रिसीवेबल का जो बैलेंस था दैट वाज ओनली विद कंपनी वी दैट इज 80, और ये पूरा का पूरा 80 कैंसिल हो गया इन द फॉर्म ऑफ इंटर कंपनी ओइंग्स।
ये जो 80 का बैलेंस था इट हैज बीन कंप्लीटली कैंसल्ड एज एन इंटर कंपनी ओइंग्स, तो 80 अपन यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं एंड द फाइनल बैलेंस दैट विल गेट इज ओनली 3140। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस आ चुका है। और आ जाते हैं आखिरी पॉइंट पर, दैट इज माय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये वाला नोट भी अगर हम चाहते तो इग्नोर कर सकते थे, बिकॉज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर भी ऐसा कुछ खास हमें नहीं करना, बस जो बैंक का बैलेंस गिवन है दोनों कंपनी का वो जोड़ना है और लिख देना है। तो बैंक बैलेंस कितना कितना है देखिए, पहली कंपनी में तो है 1114 का बैलेंस और दूसरी कंपनी में है 609 का बैलेंस। टोटल बैलेंस है 1723 बट मुझे यहाँ पे बैंक बैलेंस में एक छोटा सा एडजस्टमेंट भी करना है। वो क्या है देखिए जरा, हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी जहां पे बैंक बैलेंस में एक एडजस्टमेंट करा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री नंबर एफ, यानी कि 1 लाख के अमाउंट से बैंक बैलेंस कम हो गया तो मैं यहाँ पे 1 लाख का एक पॉइंट यहाँ पे शो करूंगा। ठीक है ना, 1723 हमारा ओरिजिनल बैलेंस था, इसमें से हमने एक्सपेंसेस पे कर दिया तो मैंने माइनस कर दिया अमेलगमेशन एक्सपेंसेस। अमेलगमेशन एक्सपेंसेस जो हमने एंट्री बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसकी वजह से 1 लाख का बैलेंस कम हो गया और अब जो फाइनल बैलेंस आएगा दैट इज 1722। ठीक है, आपके पास सारे के सारे बैलेंस आ चुके हैं, अब इनको आप लिखकर अपनी बैलेंस शीट टैली करा सकते हैं। देख लीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस है 1722, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है 3140, इन्वेंट्री का बैलेंस है 11903। ये सभी बैलेंसेस यहाँ पे नोट कर दीजिए, 1722 for cash and cash equivalents, for trade receivable 3140, trade receivables 3140, इन्वेंट्री का बैलेंस 11903, 11903, tangible assets का बैलेंस from note number 6 that is 29,004, 29004। आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपका ध्यान चूक जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो आप पॉइंट को स्किप कर जाएंगे और गलती होगी फिर। टोटल इज 45769। आगे देखें, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का टोटल कितना है 2532, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिख देंगे 2532। ट्रेड पेएबल्स का बैलेंस कितना है, बैलेंस है 1583, ट्रेड पेएबल्स के लिए 1583। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बैलेंस 1000, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस 16654, एंड फाइनली शेयर कैपिटल का बैलेंस 24,000। सभी को ऐड करके देख लें, इट शुड टैली 45769, दोनों जगह पर सेम आ रहा है। देखिए 45769, 45769, टैली हो गया बैलेंस। डन। समझ में आया किस तरह से हमने यहाँ पे अकाउंटिंग करी, परचेज कंसिडरेशन निकाला, जर्नल एंट्रीज बनाया, जर्नल एंट्रीज की हेल्प से बैलेंस शीट बनाया। इतना भी टफ नहीं है,
बस लेंथी ज्यादा है। और यही चीज आपको फील होने वाले आगे चैप्टर में। जो आपके ख्याल थे, जो आपको मैंने बताया था चैप्टर हल्का सा टफ माना जाता है, वो हल्का सा टफ होने का रीजन यही है कि यहाँ पे क्वेश्चन की लेंथ काफी ज्यादा होती है। बाकी कोई इतना कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप इस चैप्टर को बहुत सिंपल वे में समझेंगे, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करेंगे, चैप्टर को काफी आसान लगेगा, इतना टफ भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। बट डेफिनेटली जो लेंथ है वो आपको इस तरह की यहाँ पे देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा कंसोलिडेशन का, वहां पे भी आपको इतनी ही लेंथ वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लेंथ वाइज ज्यादा है बट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। बस ये आसानी से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम नोट्स के हिसाब से इजीली मैनेज कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आज की क्लास के अंदर बस ये एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको कोई भी और नया क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ। आपका होमवर्क सिर्फ ये है कि आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से रिवाइज करके आना है। एंड सारे के सारे जो नोट्स हैं वो आपने पहले भी रिवाइज करे होंगे, बट अब मेरी रिक्वेस्ट आप उसको फिर से एक बार रिवाइज करें। सभी तरह की जर्नल एंट्रीज जो हमने समझी उनको रिवाइज करें, जो पीसी के मेथड्स हैं उनको भी रिवाइज करें, अभी तक जो हमने पीसी निकालने वाले क्वेश्चंस करें उनको भी एक बार और रिवाइज करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और मजबूत हो जाए और आपको आगे एंट्रीज करने वाले क्वेश्चंस में और थोड़ा मजा आ जाए। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।